गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागरफेटा पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों को भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे और इसके पहले वाले वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि भारत का जो भूगोल है, भारत के भूगोल का सामान्य परिचय के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो है भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसमें यह चर्चा करेंगे कि भारत में मोरदार पर्वत की उत्पत्ति हुई है। जो मोरदार पर्वत की उत्पत्ति हुई है कितने अवस्थाओं में हुई है, तो 4 अवस्थाओं में हुई है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। ठीक, प्रथम चरण में आप देखेंगे कि अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। अरावली पर्वत का विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है। जबकि अरावली पर्वत यह भी है, ध्यान रखिएगा, इस जो अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है अपक्षय और अपर्दन के कारण हुआ है। अपक्षय का मतलब होता है टूट फूट के कारण और अपर्दन का मतलब होता है इरोज होना, अर्थात ऊपरी चट्टान हट जाना। उसी को हम क्या बोलते हैं, इरोज हो जाना, अर्थात अपर्दन बोलते हैं। तो अपक्षय और अपर्दन के कारण अवशिष्ट पर्वत का निर्माण हुआ है। अवशिष्ट का मतलब है कि अपक्षय अर्थात टूट फूट के बाद और इरोज के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के जमा हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबका व्याख्या के बारे में जानेंगे। चलिए, तो भारत की भूगर्भिक संरचना के तहत भारत में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति ध्यान रखिएगा, भारत की भूगर्भिक संरचना के तहत भारत में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में हुई है। कितने अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में। 4 अवस्थाओं में हुई है। ठीक, अब यहां पे मोड़दार पर्वत होता क्या है, पहले इसको समझ लें। मोड़दार पर्वत का मतलब होता है, इंग्लिश इसका होता है फोल्डेड, अर्थात जब इस तरीके से पर्वतों का निर्माण होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोड़दार पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड़दार पर्वत। ठीक, तो मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई है कितने अवस्थाओं में? तो 4 अवस्थाओं में। 4 अवस्था कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा यहां पे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथा चरण। ठीक, अब प्रथम चरण में हमें क्या क्या जानना है देख लेते हैं। तो प्रथम चरण में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। प्रथम चरण में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक, जो अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है यह कैसा है, तो सबसे ज्यादा पुराना या प्राचीन मुर्दार पर्वत है। अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है, यह सबसे ज्यादा या प्राचीन, या ऐसे बोल सकते हैं सबसे पुराना या प्राचीन मुर्दार पर्वत है। ठीक, सबसे पुराना प्राचीन मुर्दार पर्वत है कौन सा? अरावली पर्वत। यह क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक,
हम क्वेश्चन के साथ बताएंगे, अभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद यह कहता है इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली तक है। ठीक, इसी में अगला पॉइंट कहता है, अब ध्यान रखिए, मैप से समझ लीजिए इसको। गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा, अगर ये आपका भारत का मैप है, ठीक, तो गुजरात के पालनपुर से लेकर, ये गुजरात वाला एरिया है, गुजरात, और यहाँ पे राजस्थान है। ठीक, तो गुजरात से राजस्थान होते हुए यहाँ पे हरियाणा है और यहाँ पे दिल्ली है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक किसका विस्तार है? ये विस्तार है, ध्यान रखिएगा। अर्थात अरावली पर्वत का जो विस्तार है गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। ठीक है, इस तरीके से इसका विस्तार है। चलिए अगला पॉइंट इसी में कहता है कि इसका निर्माण अपक्षय तथा अपरदन के कारण हुआ है। ठीक, अरावली पर्वत का निर्माण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अरावली पर्वत का निर्माण अपक्षय तथा अपरदन के कारण हुआ है। अपक्षय क्या है और अपरदन क्या है, यहाँ पे हमें समझना है। ठीक है, तो अपक्षय अपरदन के कारण हुआ है। अपक्षय का मतलब है वेदरिंग। इसका मतलब है कि जो चट्टान टूट फूट या कमजोर होने के बाद, बनता है, अर्थात अपक्षय होने के बाद दूसरे स्थान पे जाके जमा हो जाता है, तो अपक्षय क्या है? टूट फूट या कमजोर होने के बाद। और यह टूट फूट कैसा होता है? तो हवा, तापमान, जल के कारण इस चट्टान में टूट फूट होता है, इसी को हम बोलते हैं अपक्षय। ठीक, अगला पॉइंट ये कहता है अपरदन। अपरदन क्या है कि हवा, चट्टान जो है, चट्टान का हवा या जल या कि अन्य किसी माध्यम से उसका जो ऊपरी चट्टान है, जैसे यह चट्टान को, इसका ऊपरी चट्टान क्या हो गया? ये जो है इरोज हो गया, अपर्दित हो गया, तो अपरदन होने के बाद जो है कहीं जाके जमा होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? अपरदन। अर्थात ऊपरी चट्टान क्या हो जाता है? इरोज हो जाता है, हट जाता है। और किससे हटता है? तो हवा और जल के माध्यम से। ठीक, तो अपक्षय और अपरदन के बाद इस क्या होता है? इसका निर्माण हुआ है। और अपक्षय अपरदन के बाद क्या होता है? अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण अपक्षय तथा अपरदन के कारण हुआ है। ठीक, अरावली पर्वत कैसा है? तो यह अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत है। अब यहाँ पे समझना अवशिष्ट पर्वत क्या है। ठीक, तो जो आप अभी हम बताएं आपको कि अपक्षय अपरदन के बाद, अर्थात हवा, जल या किसी अन्य कारण से अपक्षय हो जाए, टूट फूट हो जाए या अपरदित हो जाए, जैसे कि यह चट्टान है, इसमें अपक्षय हो जाए, इसका अपरदन हो जाए, और यही टूट फूट अपरदन के बाद यहाँ करके कहीं दूसरे जगह पे जमा हो जाता है, अर्थात अवशेष के रूप में। इसे हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। और यही अवशिष्ट पर्वत जो अरावली पर्वत है। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन कम से कम ज्यादा बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि अरावली पर्वत है कहां पे? तो मूल रूप से राजस्थान में है।
विस्तार जो है आपका गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है, लेकिन अरावली पर्वत मूल रूप से कहां पे है, तो राजस्थान में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह भी पूछता है कि अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, तो गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक। ठीक, चलिए अगला पॉइंट इसी में जब क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कि अरावली पर्वत का निर्माण जो है कैसे हुआ है, तो अपक्षय और अपर्दन के कारण हुआ है। और अरावली पर्वत कैसा है, तो अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसमें इसी में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, कभी दे देगा कि अरावली पर्वत पहला पॉइंट निम्नलिखित में से कौन सा सही है या नहीं सही है। तो अरावली पर्वत का विस्तार जो है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश क्या है, नहीं है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट दे देगा इसी में कि जो है अरावली पर्वत मुर्दार पर्वत नहीं है। तो क्या दूसरा पॉइंट सही है, नहीं सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कभी का लगभग हमेशा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है या कौन सही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब द्वितीय चरण में हम आते हैं। द्वितीय चरण में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय चरण में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। द्वितीय चरण में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और कुड़प्पा क्रम जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो आप देखेंगे कि यह जो है भारत है, तो भारत में यह पूर्वी तट है और यह पश्चिमी तट है। ठीक, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ है। और इसका विस्तार कहां से है, तो पूर्वी तट पे है। इसका विस्तार कहां पे है, पूर्वी तट पे। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार कहां पे है, पूर्वी तट पे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, इसमें ज्यादा नहीं है। अब हम आते हैं तृतीय चरण में। तृतीय चरण में तृतीय चरण में विंध्याचल पर्वत, तृतीय चरण में विंध्याचल पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, तृतीय चरण में विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ है। अब हमें यह समझना है कि विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहां से लेकर के कहां तक है, अर्थात किन किन राज्यों में है। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार ध्यान रखिएगा कि मूल रूप से यह तो मध्य प्रदेश में है। मूल रूप से मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका विस्तार जो है, विस्तार अगर देखा जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक है। ठीक, तो विंध्याचल पर्वत मूल रूप से कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो गुजरात में भी इसका भाग है, मध्य प्रदेश में तो ये है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और झारखंड में है। ठीक है, जबकि सतपुड़ा पर्वत का
जो विस्तार है, विस्तार सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ठीक। तो सतपुड़ा पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। चलिए, यहां तक हो गया। अब अगला पॉइंट इसी में कहता है कि विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी स्थित है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी स्थित है। भ्रंश घाटी स्थित है, ठीक। अब हमें यहां पे समझना है कि भ्रंश घाटी क्या होता है, ठीक। भ्रंश घाटी क्या होता है इसे हमें समझना है। ध्यान रखिएगा, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग धंस जाए, किनारे का भाग यथावत बना रहे, तो धंसे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग धंस जाए जबकि किनारे का भाग यथावत बना रहे, तो धंसे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि यह भ्रंश रेखा है या दो भ्रंश रेखा है, तो दो भ्रंश रेखा के बाद जो है आप देखेंगे इसकी आकृति ऐसे बनेगी, ठीक। यह भ्रंश रेखा है, यह बीच वाला भाग क्या हो गया, धंस गया, ठीक। और यह अपने स्थान पर यथावत बना हुआ है, तो यह धंसे हुए भाग को, इसी को क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, दो भ्रंश रेखाओं के बीच, दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग, जो बीच का भाग है धंस जाए और किनारे का भाग यथावत बना रहे, तो इसे क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं। और इसी भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती है। ध्यान दीजिएगा, इसी भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती है। तो यही कह रहा है विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत भ्रंश घाटी में स्थित है। भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में क्या है, स्थित है। जब भ्रंश घाटी में स्थित है, भ्रंश घाटी क्या होता है आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है, क्या रीजन है। रीजन यह है कि आप फिजिक्स में अगर पढ़े होंगे, संपीड़न बल, संपीड़न बल और तनाव बल, ठीक। तो इसी संपीड़न बल और तनाव बल के कारण, अर्थात जो है दो भ्रंश रेखाओं में जब कहीं संपीड़न बल या तनाव बल लगता है, तो इसी संपीड़न और तनाव बल के कारण ही जो है भ्रंश क्या होता है, धंसता है या ऊपर उठता है। तो धंसे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं। और वह क्यों होता है, तो संपीड़न बल तनाव बल के कारण होता है। जैसे संपीड़न में क्या है, अगर यह जब यह बल एक दूसरे के तरफ, जब यह बल एक दूसरे के तरफ बल लगाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संपीड़न बल बोलते हैं। और जब यह बल एक दूसरे के विपरीत बल लगता है, एक दूसरे के विपरीत बल लगता है, तो हम क्या बोलते हैं, इसे तनाव अर्थात खिंचाव बल, ठीक है। तो इसी संपीड़न बल तनाव बल के कारण ही भ्रंश रेखाओं में जब स्थिति उत्पन्न होती है, तो जब दबाव बल लगता है या तनाव लगता है, तो जिसकी वजह से वह
बीच का भाग धंस जाता है और एक किनारे का भाग यथावत बना रहता है, तो उसी धंसे विभाग को हम क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। और इसी में अगला पॉइंट करता है कि इसी भ्रंश घाटी से, इसी भ्रंश घाटी से नर्मदा व ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक, जब हम नदी पढ़ाएंगे तो वहां तो बताएंगे ही, थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूं कि जो भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती है पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो यह क्या होता है? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। भारत की जो पूर्व से पश्चिम तरफ जितने भी बहने वाली नदियां हैं, विशेषकर नर्मदा और ताप्ती नदी, यह एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। जबकि भारत की जितनी भी नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, वो क्या बनाती हैं आपका? चलिए, तो आप देखेंगे कि नदी जब हम पढ़ाएंगे तो नदी पढ़ाएंगे तो वहां हम बताएंगे कि जितने भी पश्चिम की तरफ नदियां बहती हैं वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। जबकि आप ये भी देखेंगे कि जितनी भी नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो नदी पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो नर्मदा ताप्ती नदी है वो भ्रंश घाटी से बहती है और यह क्या करती है? ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं चौथे चरण में। चौथा चरण, ठीक, चौथा चरण क्या कर रहा है? चौथे चरण में कह रहा है कि इसमें अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसमें अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसमें अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो इसके तहत ध्यान रखिएगा, इस अल्पाइन क्रम के पर्वतों में इसके तहत बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक, मध्य हिमालय, तथा शिवालिक पर्वतों का निर्माण हुआ है। शिवालिक पर्वतों का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अल्पाइन क्रम के पर्वतों का जब निर्माण हुआ है तो विशेषकर उत्तर भारत की बात कर रहा है, ठीक है, जो हिमालय क्षेत्र है। तो वहां पे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इस शिवालिक हिमालय में ध्यान रखें, शिवालिक पर्वतों में यह शिवालिक पर्वत कैसा है? यह सबसे नवीन पर्वत है, या यूं कह सकते हैं, ऐसे बोलिए कि यह नवीन पर्वत है, यह नवीन पर्वत है, यह नवीन पर्वत है। नवीन का मतलब है कि अभी भी ये क्या है? नया है, अभी भी इसका निर्माण जारी है। इसका मतलब यह है कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से हमेशा टकराता है। तो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है,
जहां पे दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं, उसी क्षेत्र में जो है क्या है, शिवालिक पर्वत है। और जिसके वजह से अभी भी क्या हो रहा है, इसका निर्माण जारी है। ठीक है, क्योंकि यह भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट को हमेशा धक्का देता है, और यही रीजन भी है कि उस क्षेत्र में, विशेषकर उत्तराखंड में, नॉर्थ ईस्ट में, आप हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, जितना भी वह एरिया है, उस एरिया में क्या होता है, नेपाल को ले लीजिए, वहां क्या होता है कि हमेशा भूकंप आता है। वही रीजन है, क्योंकि भूकंप पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे हम कि हिमालय प्रायद्वीपीय जो प्लेट है, सॉरी, जो प्रायद्वीपीय भारत का या यूरेशियन प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जहां आपस में टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से ही क्या हो रहा है कि यहाँ पे नमी शिवालिक पर्वतों का निर्माण हो रहा है, और यही शिवालिक पर्वत क्या है, नवीन पर्वत है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है, अब इसके बाद आता है दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार। भारत की भूगर्भीय संरचना के तहत दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक, भारत की भूगर्भीय संरचना के तहत दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो इसको भी कई चरणों में हम बांट के पढ़ेंगे, जिसमें आता है आर्कन क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, इन सारे चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यह भी जानेंगे कि जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, यह किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है, इसके बारे में जानेंगे। यह भी जानेंगे कि जो है इसका निर्माण जो आग्नेय चट्टानों से हुआ है, इसको भी जानेंगे। इसको जानने के बाद यह भी जानेंगे कि इसकी आकृति कैसा है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, यह भी जानेंगे। और यह जानेंगे कि जो है इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है। और यह भी जानेंगे कि इसकी आकृति कैसा है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो भारत की भूगर्भिक संरचना के तहत दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, वह प्रायद्वीपीय पठार क्या है, तो यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, पहला पॉइंट। अब हमें यह समझना है कि गोंडवाना लैंड क्या है। ठीक है, अगर आप जो है थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे यहाँ पे, जैसे कार्बोनिफेरस युग में, ध्यान रखिएगा, कार्बोनिफेरस युग में यह पृथ्वी क्या थी, पूरा पृथ्वी पैंजिया के रूप में थी। किस रूप में, पैंजिया। ठीक, और यही पैंजिया के चारों तरफ जल था। जो जल था इसे हम क्या बोलते थे, पैंथालासा, पैंथालासा। लेकिन कार्बोनिफेरस युग में यह दो भागों में टूट गया। कितने भागों में, दो भागों में। और टूटने के बाद जो है यह बना अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और यह बना गोंडवाना लैंड। ठीक, और यह बना तेथिस सागर।
दोनों टूट गया। आगे चल करके ये अंगारा लैंड ये भी टूट गया। इधर बना उत्तरी अमेरिका, इधर बना आपका यूरोप, इधर बना ये एशिया। ठीक, यह भी टूट गया। यह बना दक्षिणी अमेरिका, यह अफ्रीका बना, यहाँ पे मेडागास्कर बना, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत बना, यह आपका ऑस्ट्रेलिया बना। ठीक, और यही प्रायद्वीपीय भारत जो है बाद में क्या हो गया, खसक गया इधर। जब खिसक गया, खिसकने के बाद जब इधर आ गया तो यहाँ पे जमा हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि यह गोंडवाना लैंड का भाग है। चूंकि दक्षिण का गोंडवाना लैंड का था और यह खिसक करके इधर आ गया तो इसीलिए गोंडवाना लैंड का भाग है। इतना समझिएगा। और एक बात यह भी समझिएगा, इसी 33 सागर में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत का। ठीक है, चलिए तो बस यहाँ पे इतना ही बताएंगे, आगे इसको हम पढ़ाएंगे। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक, इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है। आग्नेय का मतलब है जब ज्वालामुखी विस्फोटित होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोटित होता है, ठीक, तो यह नीचे क्या होता है, मैग्मा होता है, और ऊपर क्या हो जाता है, लावा। और यही लावा जब निकलता है तो निकलने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जमा होने के बाद जब धीरे धीरे यह ठंडा होता है तो यह चट्टान का रूप धारण करता है। चूंकि जो है यह लावा से निर्मित है, आग्नेय से निर्मित है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो यह भी कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान से हुआ है। आग्नेय चट्टान होता क्या है, तो जब ज्वालामुखी विस्फोटित होता है तो नीचे जो मैग्मा होता है, मैग्मा जब बाहर आता है तो लावा के रूप में आता है, और लावा के आने के बाद वह कई हजार वर्षों बाद धीरे धीरे ठंडा होकर के जमा हो जाता है। जमा होने के बाद यह क्या होता है, चट्टान का रूप धारण करता है। इसीलिए इसको आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह भी कहता है कि दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसका मतलब यह है यह भारत है तो यहां से लेकर के इसका विस्तार ऐसे है। ठीक है, इसका विस्तार ऐसे है। इस वजह से इसकी आकृति त्रिभुज के आकार का, इसलिए कहा जाता है इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। ठीक, और दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार को कई भागों में बांटकर पढ़ा गया है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, अगर यह आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।